आइए आपको बताते हैं किस तरह से खामेनेई सुपुर्दे खाक बारूदी राख, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया गया, तो दूसरी तरफ इजराइल ने फिर से हमला करने की धमकी दी है। लेकिन जिस वक्त खामेनेई को आखिरी विदाई दी जा रही थी, उस वक्त ईरान की मिसाइलें अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रही थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि ईरान अमेरिका युद्ध अपने सबसे खतरनाक लेवल पर इस समय पहुंच चुका है? इसी बीच बड़ी खबर है, यूएस ईरान युद्ध पर ये बड़ी जानकारी। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। तनाव अब चरम पर है, क्योंकि ना तो अमेरिका के हमले रुक रहे हैं और ना ही ईरान का पलटवार। हॉर्मुज में अमेरिकी स्ट्राइक्स के जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाया। कुवैत, कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस ने साफ कर दिया है कि यह जंग अब किसी एक देश तक सीमित नहीं है। तो वहीं साग में घी डालने का काम किया है इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के बयान ने, जब उन्होंने ये कहकर खुली धमकी दे दी कि वो तीसरी बार भी हमला करने से चूकेंगे नहीं और ये हमला पहले से भी ज्यादा घातक होगा। हम ईरान में कैंपेन फिर से शुरू करने के लिए अलर्ट और तैयार हैं और वहां तीसरी बार भी ब्लू एंड व्हाइट स्ट्राइक्स करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें वापस लौटने की जरूरत पड़ी तो हम और भी ज्यादा ताकत के साथ लौटेंगे। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि शांति समझौता खत्म हो चुका है। और अगर पिछले 48 घंटों की बात करें तो अमेरिकी ईरान पर 170 से ज्यादा सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन स्टोर्स को तबाह कर चुका है। तो साफ है कि अमेरिका और इजराइल अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। खामेनेई की विदाई के ठीक बाद शुरू हुआ यह नया चक्रव्यूह मिडिल ईस्ट को एक ऐसे बड़ी जंग की ओर धकेल रहा है जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस समय हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या रिजीम चेंज करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है, यूएस ईरान युद्ध पर यह बड़ी जानकारी मिल गई है। ईरान का अमेरिका पर बड़ा हमला, अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया। ईरान ने दी है अमेरिका को धमकी, हॉर्मुज में दखल न दे, ईरान ने ये चेताया है। या तो अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया है। ईरान ने अमेरिका को धमकी एक बार फिर से दी है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रविंद्र सचदेवा साहब जुड़ गए हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, और साथ ही मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रविंद्र सचदेवा सर, पहला सवाल आपसे कल जब बात हो रही थी, आपने कहा था कि जो ये MOU साइन हुआ था ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये था ही नहीं कि इससे युद्ध रुके। अब आगे का रास्ता क्या है सर, क्योंकि हमले तो दोनों तरफ से शुरू हो गए हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, प्लेजर आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ। यस, कल जो मैंने कहा था वो ये है, ये MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कहला रहे हैं, ये एक मिराज है ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मिराज होता है ना डेजर्ट में, आप देखते हैं दूर से आपको लगता है वहां पानी है पर पानी होता नहीं है। तो ये मिराज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज वन। सेकेंडली अगेन इसकी जो लैंग्वेज है, अगर आप देखिए सारी की सारी लैंग्वेज, मैं कल भी कह रहा था, बार बार कहता है मैं, इसकी लैंग्वेज तो किसी 12वीं क्लास के टीचर से भी बदतर लैंग्वेज है जो लैंग्वेज लिखी, क्योंकि इतनी वेग है इस हिसाब से। देखिए तो इस MOU के आसपास अब डांस होता रहेगा, अनफॉर्चुनेटली डांस ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होता रहेगा जो फिलहाल दिखता है। ईरान ने हॉर्मुज पे जो अपना डोमिनेंस बना लिया उसको वो कभी छोड़ने नहीं वाला जी। अगर वो पकड़ के रख सके। ये एक नया सुपर वेपन है, हॉर्मुज ही बन जाए, जब चाहे ईरान थोड़ा बंद कर दे, जब चाहे खोल दे। और इसमें ईरान को कोई ज्यादा वॉरफेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शिप्स है उनको खतरा होता है कि एक भी अगर ड्रोन आ जाए या एक भी समुद्री माइन हो तो शिप की इंश्योरेंस नहीं मिलती। मेन चीज हमें ये देखनी है, समझनी चाहिए हमारे दर्शकों को, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है ये जंग के कारण तो है ही, बट मेन जो रीजन है वो शिप्स को इंश्योरेंस नहीं मिल रही है जाने की, तो वो नहीं जा रहे।
बिल्कुल कर्नल अरोरा, क्योंकि अब जो ये वॉर है वो दो तरफ से हो रहा है। एक तो अमेरिका तो हमेशा से इन्वॉल्व था, इजराइल हमेशा से खिलाफ रहा। ऐसे में जब अमेरिका और इजराइल दोनों एक साथ मिल रहे हैं और इजराइल अब कह रहा है कि भाई अब आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ेंगे ईरान को, ऐसे में क्या लगता है कि ईरान अब जो एक तरीके से कन्वेंशनल वॉर है उससे शिफ्ट हो जाएगा, जो प्रॉक्सी वॉर है वहां तक शिफ्ट हो जाएगा? क्या स्थिति आपको नजर आती है कर्नल अनुराग? जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी एक तरह से सीज फायर की जो ऐलान हुआ था वो तो लगभग टूट चुका है, सीज फायर अब नहीं है एग्जिस्टिंग में, और एटलीस्ट इसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप भी बयान दे चुके हैं। तो अगर हम कन्वेंशनल वॉर की बात करें तो कन्वेंशनल वॉरफेयर यहाँ पे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिकन ट्रुप जो हैं वो इराकी सॉइल पे उतरते कोई ऐसा अंदाजा नहीं है कि वो उतरेंगे। और इजराइल की बात है वो तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर दूर है, तो ऑब्वियसली वो भी डायरेक्ट 1-to-1 कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकता। तो एक तरह से अनकन्वेंशनल वॉर होगा जिसमें बॉम्बार्डमेंट होगी, और जिसके लिए दोनों पक्ष काफी दिनों से पहले से तैयार थे। जो मैंने पहले भी कहा था कि इस समय ऐसा हो रहा है कि जो ब्रेक लिया गया है, जो लल है जो वॉर में, ये दोनों के दोनों पक्ष हैं, ये अपना मिलिट्री पावर मजबूत कर रहे हैं, रिप्लेनिश कर रहे हैं। जितनी भी ताकत इनकी खत्म हो गई तो उनको रीइंफोर्स किया जा रहा है, और वही चीज देखने को मिला है। आज से लगभग 70 दिन पहले की बात है, जो अमेरिका के जो बड़े फ्लीट्स थे, यूएसएस हेराल्ड और यूएस इब्राहिम लिंकन, तो ये दोनों के दोनों क्षतिग्रस्त हुए थे और ये रिपेयर बे में चले गए थे। तो उस समय पे, और उन्होंने उस समय लगभग तकरीबन 50,000 स्ट्राइक की गई थी ईरान के ऊपर, तो लगभग उनका जितना भी अर्सनल था अमेरिका का जो वो लेके आए थे वो सारा खत्म हो चुका था। तो ये जो पिछले 70 दिन का टाइम था, इसके अंदर इन्होंने इसको रिप्लेनिश किया है, नए नए हथियार आए हैं। और इसी तरह ईरान के एंगल से भी देखा जाए तो ईरान को भी बहुत सारे नए हथियार मिले हैं रशिया की तरफ से या फिर चाइना की तरफ से, जो भी डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी भी क्षमता इस समय काफी ऊपर है। जो युद्ध का जब इनिशियल स्टेज था, जब उन्होंने युद्ध स्टार्ट किया था, उससे क्षमता इनकी काफी ज्यादा ऊपर चली गई है। इनिशियली एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें CIA ने कहा था कि तकरीबन 30% ही लॉस हुआ है ईरान का। मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर है, इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इजराइल काट्स की ईरान को धमकी, हमलों के लिए फिर से तैयार है, ये काट्स की तरफ से कहा गया है। ज्यादा ताकत से हमला करेंगे, ये कह रहे हैं काट्स। और इस पूरे MOU में इजराइल का रोल नहीं होना बड़े सवाल खड़े कर रहा था, और अब इजराइल ने कहा है कि बड़े हमले के लिए तैयार रहें। रविंदर सर, बार बार ये कहा जा रहा था कि आखिर इस समझौते में इजराइल कहाँ है, और वो नहीं मान रहा था, वो लेबनान पर हमला कर रहा था, और MOU में कहा गया कि भाई लेबनान पर हमले रोक दो। तो अब इजराइल फिर से कह रहा है कि बड़े हमले के लिए तैयार रहें, आगे क्या होगा? वेरी राइट। इनफैक्ट MOU का नंबर 1 पॉइंट ये था कि सारी जंगें रुकेंगी ऑल फ्रंट्स पर इंक्लूडिंग लेबनान। तो ईरान यही तो कहता है कि लेबनान की पहले जंग रुके, बाकी फिर 13 जो आर्टिकल्स है MOU के उन पे आओ। तो और वहां पे इजराइल मान नहीं रहा था। काफी और चीजें हैं, बट एक और चीज है जो आप अभी कवर करेंगे शायद। इजराइल ने शायद ट्रंप को कुछ 2-3 दिन पहले इंफॉर्मेशन दी कि उसको मारने का एक प्लॉट है, और ये जो स्पेसिफिक खबर थी, ये भी कहा जा रहा है कि उसके चलते ट्रंप एकदम ज्यादा खफा हो गए। अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास पहले से खबरें थी कि भाई ओके, ईरान ट्राई कर रहा है, करेगा ट्रंप को मारने का, वो पहले से चल रही थी। पर शायद पिछले हफ्ते इजरायली इंटेलिजेंस ने कोई नई इंफॉर्मेशन दी, जिसके चलते ये हुआ कि ये एक स्पेसिफिक प्लॉट है जी। वहां पर अमेरिकन इंटेलिजेंस को यह भी डाउट है कि इजराइल हमें सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इजराइल गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने फायदे के लिए। तो बड़ी अलग अलग गेम्स चल रही हैं, स्पेशली इजराइल को लेकर के। बिल्कुल। इसी बीच बड़ी खबर है, ईरान के परमाणु प्लांट के पास हमला हुआ है। बुशर की जो बाउंड्री है उस पर मिसाइल जा गिरी है। इसमें चौकदाहक के पास जोरदार धमाका हुआ। ये पूरा एरिया है, धमाके की तेज गूंज सुनाई दी है। ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला हुआ है और जोरदार धमाके भी हुए हैं, और उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी है, और ईरान पर अमेरिका ने एक बार फिर से ये बड़ा हमला कर दिया है। तो ईरान के परमाणु प्लांट के पास ये हमला हुआ है। रविंदर सर, जिस तरीके से ईरान एक्ट कर रहा था और 2 शिप पर हमले हुए, ये तो बड़ा अजीब सा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा इलाका है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं जहां पर कब्जा करके कोई भी देश इस तरीके की एक्टिविटीज कर सकता है। ऐसे में ईरान कैसे यहां तक पहुंचने के लिए ट्रिगर हुआ? और दूसरा बड़ा सवाल मेरा सर ये है कि अब जब इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर के हमला कर रहे हैं, तो क्या जो रिजीम चेंज डॉक्ट्रिन है उस पर अमेरिका काम कर रहा है, या फिर जो स्थायी रूप से जो सैन्य क्षमता है ईरान की उसको अपंग बनाने की कोशिश है? ग्रेट क्वेश्चन। ये जंग शुरू हुई थी कि रजीम चेंज करेंगे, केवल रजीम ही नहीं, पूरा सिस्टम बदल देंगे ईरान का,
वो फेलियर रहा, वो इनकी इंटेलिजेंस फेलियर रहा, अमेरिका की, इजराइल की, दोनों की, कि खामेनी और टॉप लेयर को मार देंगे जैसे वेनेजुएला में हुआ, दूसरी लेयर के कनपट्टी पे हम रिवॉल्वर रख के बोलेंगे हमारी बात मानो, वो मानेगा और पूरा देश बदल जाएगा। वो यहाँ हुआ नहीं, तो इनका इंटेलिजेंस फेलियर रहा। उसके बाद इन्होंने दूसरी लेयर को भी मारा, जो लारजानी वगैरह को। अब हो सकता है, यू वेरी राइट, इस समय ये फिर से टॉप लीडरशिप को मारने का सोचे। ये हो सकता है इस समय। रेजीम चेंज कैसे होगी वो बात अलग है, बट ये लेयर बाय लेयर टॉप लीडरशिप, क्योंकि अब ये थक चुके हैं, इनको कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा है। और ये जो इंफॉर्मेशन अभी आई है कि एक प्लॉट चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने का, तो हो सकता है ट्रंप एंड इजराइल तो तैयार है, वो तो बार बार। कर्नल अनुराग, ये जो अगला मिलिट्री टारगेट लॉजिकली क्या हो सकता है अमेरिका और इजराइल का, क्योंकि IRGC जैसे काम करता है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान के, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको कूप करने की कोशिश की जाएगी? जी, ये एक रेपिटेटिव अटैक हो सकता है, लेकिन इसमें कोई चीज नया देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप युद्ध की प्रोग्रेस देखें तो युद्ध में जब जो चीजें वीक स्पॉट होते हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं दोनों साइड से। तो अगर ईरान की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने वो वहां से अपनी फौजें भी हटा ली हैं, अपने इक्विपमेंट भी हटा लिए हैं। ये कहना गलत होगा कि आज मेरे एयर डिफेंस ओपन एयर में बैठे हैं जो कि किसी भी हवाई हमले को रोकेंगे या उनके खिलाफ चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, सब चीज अंडरग्राउंड चला गया है और वो चीजें चेंज हो गई है जो पुराने जो स्टार्टिंग पॉइंट पे था। अभी अगर आप बात करें तो एक IRGC जो है ये उनकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऊपर सुपर इम्पोज फोर्स है जो कि डायरेक्टली ऑर्डर लेती है अपने पॉलिटिकल क्या नाम है लीडरशिप से। लेकिन यहाँ पे एक ना पावर स्ट्रगल चल रहा है। पावर स्ट्रगल ये चल रहा है कि एक तो कन्वेंशनल पावर पॉइंट्स होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस तरह की जो ओहदेदार होते हैं, और एक दूसरा एक सुप्रीम पावर जो कि एक मजहब के नाम पे सुप्रीम पावरफुल लीडर है। तो ये IRGC जो है ये सुपर इम्पोज है। अगर इसको किसी ने, अगर आपको रिजीम चेंज की बात करनी है तो रिजीम चेंज बात करने के लिए आपको IRGC को टारगेट करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। अनटिल अनलेस वो नहीं हटेंगे तब तक इसमें ऐसा उपलब्धि होने वाली नहीं है। जी, मैं लौटता हूं सर आपके पास। रविंदर सर, आप ही कह रहे थे कि इजराइल ने ये इनपुट दिया कि ट्रंप निशाने पर हैं, और शायद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी दिया होगा, मगर इसमें फायदे में तो इजराइली दिख रहा है ना। इस पूरे तीनों में अगर हम देखें तो फायदे में तो इजराइली है, क्योंकि वो नहीं चाहता था पहले से कि युद्ध रुके। हाँ, उस नजरिए से देखेंगे तो फायदे में इजराइल है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता ये युद्ध रुके। अदरवाइज, परंतु मेरे विचार से इजराइल तो बहुत बड़े नुकसान में जा रहा है। इजराइल के देश के अंदर भी बड़ी डिविजन्स हो गई हैं। नेतन्याहू की इलेक्शन है अक्टूबर में, उसको तो ये है कि वो ये मतलब इलेक्शन हारेगा तो उसके सीधे कोर्ट केसेस है, जेल जाने तक की नौबत है नेतन्याहू की, तभी वो जंग नहीं रुकने देना चाहता। बट यस, अगर उस नजरिए से देखे जो नेतन्याहू चाहता है कि जंग चलती रहे, बड़ी से बड़ी हो और ईरान को ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो, तो यस, इजराइल फायदे में है। बट इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इजराइल की दुनिया भर में इसकी जो गुडविल थी जी, वो बदतर हो गई है। अमेरिका के अंदर इस समय 60% से ज्यादा लोग इजराइल के खिलाफ ओपिनियन रखते हैं। और बट बाय द वे बात है कि इजराइल को आप नेतन्याहू से लिंक मत कीजिए। अभी की इजराइल की जो एक्टिविटीज है वो नेतन्याहू द्वारा ड्रिवन है। नेतन्याहू जाए, इजराइल पॉलिसीज बदले तो इजराइल की छवि थोड़ी इंप्रूव शायद हो सकती है। बिल्कुल। इसी बीच बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में चरम पर इस समय तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका पर ईरान ने पलटवार किया है। खाड़ी में US सैन्य ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए गए हैं। ईरान ने एक बार फिर से कई मिसाइलें दागी हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने। जी हाँ, तो बड़ी और अहम खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जो तनाव है वो चरम पर आ गया है। अमेरिका पर ईरान ने पलटवार किया है। खाड़ी में US सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। अनुराग हमारे साथ लगातार बने। अनुराग शुक्ला जी, एक बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से अगर ईरान ने पलटवार किया और उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया जो पिछले दिनों बहुत परेशान थे, तब तो एक बार फिर से पूरी दुनिया में बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर जो रिसेंट पलटवार की अगर बात करें तो उन्होंने कुवैत पे अटैक किया, बहरीन पे अटैक किया, लेकिन किसी और अन्य बड़े देश पे अटैक नहीं किया ईरान ने। तो इससे ये चीज दिखाता है कि किसी तरह बैकडोर चैनल की बातें चल रही हैं। किसी तरह से एक तरह से समझौता आ चुका है कि UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान, इस तरह की कंट्री के ऊपर ईरान अटैक ना करे। लेकिन युद्ध की परिस्थितियां जो होती हैं वो बड़ी अनसर्टन होती है। इसमें कुछ कह नहीं सकते कि क्या कब चेंज हो जाए। लेकिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिजर्व जो है, पैसों का रिजर्व जो है ईरान का, वो इन कंट्रीज के पास है और इन कंट्री ने
इनको वादा किया है कि हम आपका फंड्स रिलीज कर देंगे। तो इन चीजों को देखते हुए कुछ लगता है कि बैकडोर चैनल पार्टनर बातचीत चल रही है, कुछ एग्रीमेंट हुए हैं यहाँ पे, और आने वाले समय में उम्मीद ऐसा की जाती है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कम से कम वॉर नहीं होगी। जो भी होगा सारा कंसंट्रेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे होगा, जहां वहां पे आने जाने वाले ट्रैफिक पे होगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि फुल फ्लेज वॉर नहीं होगी। और अगर मैं ठीक है रॉबिन सर, अगर हम पूरा इतिहास उठाकर देख लें तो ये कहना क्या गलत होगा कि हम इतिहास के समय उस मोड़ पर खड़े हो गए जहां पर पश्चिम एशिया का जो भू राजनीतिक पूरा नक्शा है वो बदल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? इसकी संभावनाएं कितनी दिखती है सर आपको? बदलता रहता है। अगर हम पिछले 40-50 साल पहले की बात करें तब देखें कि 7 देशों ने मिलकर अटैक किया था इजराइल के ऊपर, लेकिन वही आज 60 साल के बाद अगर आप दोबारा देखें तो वो 7 के 7 देश एक साथ अटैक करने की मूड में नहीं है। थिंग्स चेंज हो चुकी हैं, बदल गई हैं परिस्थितियां, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। मैं आता हूं अनुराग सर आपके बाहर। रविंदर सचदेवा जी, एक बात जो है, अभी अनुराग जी कह रहे थे कि बैक चैनल से कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, मगर पाकिस्तान पर तो पूरी दुनिया भरोसा करती नहीं। कतर एक पार्टनर था उनका ऐसा कि जिसके थ्रू वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन कल ईरान ने हमला कर दिया एक जगह पर। तो ये बातचीत क्या आपको भी लग रहा है कि हो रही है कहीं से बैक चैनल से? अब बातचीत हो रही है शायद, क्योंकि ट्रंप ने भी जब टर्की में परसों जब कहा कि हम अटैक करने जा रहे हैं, जब उसने कहा कि वेस्ट ऑफ टाइम है, ये एमओयू बर्बाद है, मैं दोबारा करेंगे, उसने उसी सांस में ये भी कहा पर हाँ हमारे जो नेगोशिएटर हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, वो चाहे बातें करें, मैं उनसे बात करता हूं, उनको करनी है तो करें, पर मेरे हिसाब से तो ये मामला रफा दफा में कर देना चाहिए। तो डेफिनेटली बातें चल रही होंगी और बातें चल रही हैं और होंगी थ्रू कतर एंड आल्सो थ्रू पाकिस्तान। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले कर रहा है इसमें। पाकिस्तान का अपना बैकग्राउंड, अपना चाल चरित्र जैसा हो वो बात अलग है, पर पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है इन डिस्कशंस में। तो बैकडोर में बातें चल रही होंगी, बट ये है कि मामला ऐसा फंस गया है कि बातचीत से ये मामले अगेन कमिंग बैक, ये एमओयू के आसपास डांस कर रहे हैं जी। एमओयू में बैलिस्टिक मिसाइल्स का मेंशन तक नहीं है, जो इजराइल के लिए नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। यूरेनियम ना हो, बैलिस्टिक मिसाइल ना हो, उसका मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे फिर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब जो स्थिति परिस्थिति बन रही है उसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, और जब अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से साथ में चल रहे हैं तो क्या वाकई ईरान का वो रिजीम चेंज कर पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए।